हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में सबसे पहले आता है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं या फिर बिलीफ होते हैं या तो फिर एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन गाइड करती है अपने एक्शन को और ऑर्गेनाइजेशन गाइड करती है अपने डिसीजन को। अब करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो कोर वैल्यूज, तो ये फंडामेंटल बिलीफ होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी के कल्चर को और डिसीजन मेकिंग को। नेक्स्ट आता है एथिकल स्टैंडर्ड। ये गाइडलाइन होती हैं जो कि गवर्न करती हैं कि एम्प्लॉयज़ का कंडक्ट क्या रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन का कंडक्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट आता है मिशन एंड विजन। तो ये ओवर आर्चिंग गोल्स होते हैं, यानी कि ये फ्यूचर के गोल्स होते हैं और एस्पिरेशंस होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है अपने पर्पस में और डायरेक्शन में। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम जो होता है ये पॉजिटिविटी लाता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, और ये एनहेंस करता है एम्प्लॉय का मोरल, और ये बिल्ड करता है ट्रस्ट स्टेक होल्डर्स के साथ। अगर मिस अलाइनमेंट हो जाए वैल्यूज और एक्शन का, तो ये एथिकल इश्यूज को लीड करता है और डैमेजेस हो सकती है कंपनी की रेपुटेशन। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। तो ये मैनेजमेंट ये इन्वर्ट, तो इसमें आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जो होती है और जो रोल्स होते हैं और मैनेजमेंट का जो स्टाइल होता है जो कि डिफाइन जिससे कि डिफाइन होता है कि डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कैसे एलोकेट की जाएगी, किस तरीके से एलोकेट की गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आता है पहली कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें लेआउट होता है जो कि शो करता है कि रिलेशनशिप कैसी है, डिपार्टमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसी है और रोल्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट स्टाइल। तो ये एक लीडरशिप अप्रोच होती है जिसमें कि ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल भी होते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं कि वो सेंट्रली भी लिए जा सकते हैं टॉप मैनेजमेंट द्वारा, या फिर डिसेंट्रलाइज द्वारा भी किए जा सकते हैं लोअर लेवल के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट। तो इसमें इफेक्ट पड़ता है मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर पे, और ये इंश्योर करता है कि क्लियर कम्युनिकेशन रहे डिपार्टमेंट्स के बीच में, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो सकती है और इफेक्टिव हो सकता है। एंड डेलीगेटेड टास्क, जो हमने टास्क किसी अपने जूनियर को दिए करने के लिए, उनको हम और इफेक्टिवली करवा सकते हैं। अगर पुअर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इनएफिशिएंसीज क्रिएट करता है, और इसकी वजह से एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन भी बहुत कम हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स। तो जो वर्कफोर्स होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो जैसे कि एम्प्लॉयज हो गए और एम्प्लॉयज के स्किल हो गए, उनकी कैपेबिलिटीज हो गई और पूरा मैनेजमेंट। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो प्रोसेस, इसकी जो प्रोसेसेस होती हैं उसमें एम्प्लॉयज को हायर करते हैं जिनके पास सही स्किल होते हैं और वो जो बिजनेस कल्चर के लिए फिट होते हैं उनको। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसमें प्रोग्राम जो होते हैं उनका एम होता है कि एनहेंस कर सके एम्प्लॉय के स्किल को और उनके करियर ग्रोथ को। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। इसमें सैलरी, इंसेंटिव, पर्क्स, ये सब होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं और रिटेन करते हैं न्यू टैलेंट। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिलेशन। तो इसमें मैनेजमेंट किया जाता है रिलेशनशिप का ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच, और इसमें इंक्लूड होता है कि कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको रिजॉल्व करना और एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ाना। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस करी जा रही है या अप्लाइड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो हायर प्रोडक्टिविटी होती है, उससे एम्प्लॉय का रिटेंशन होता है और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वीक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट है अगर वीक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो उसकी वजह से टर्नओवर जो है
तो टर्नओवर जो है बहुत तो हाई टर्नओवर हो जाता है और लो मोराल रहता है और परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है कंपनी इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। ये इंटरनल एनवायरनमेंट में ही है, कंपनी इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। तो इसमें जो परसेप्शन होता है एक कंपनी का कस्टमर की आंखों में, उसे ही कहते हैं कंपनी इमेज और ब्रांड वैल्यू। और कस्टमर की आंखों से जो परसेप्शन होता है कंपनी का, कस्टमर और स्टेक होल्डर या फिर पब्लिक, इनके जो दिमाग में एक ब्रांड की इमेज होती है और ओवरऑल वैल्यू जो होती है ब्रांड की, उसे कहते हैं कंपनी इमेज। अब नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो पहला है ब्रांड आइडेंटिटी। तो इसमें एलिमेंट होते हैं जैसे कि लोगो होता है, टैगलाइन होता है, विजुअल स्टाइल होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को। नेक्स्ट आता है रेप्यूटेशन। तो इसमें कंपनी की जो स्टैंडिंग होती है मार्केट में, कंपनी के पास कितना मार्केट शेयर है, उसके ऊपर बेस्ड होती है ये और ये पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर ये बेस्ड होती है। कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है रेपुटेशन, और पब्लिक रिलेशंस के साथ भी रेपुटेशन कनेक्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है ब्रांड इक्विटी। तो इसमें जो वैल्यू जो है दी जाती है वो प्रोडक्ट और सर्विस के द्वारा दी जाती है, और उनका एक ब्रांड नेम होता है, एक अलग ब्रांड नेम होता है जिसमें कि कस्टमर की जिससे कि कस्टमर की लॉयलिटी और रिकॉग्निशन आसान, जिससे कि कस्टमर जो है प्रोडक्ट के लिए लॉयल रहता है और वो अपने प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकता है आसानी से। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट। तो एक जब स्ट्रॉन्ग ब्रांड और पॉजिटिव इमेज होती है, जब स्ट्रॉन्ग ब्रांड और पॉजिटिव इमेज होती है तो ये कस्टमर की लॉयलिटी को बढ़ाती है, हायर सेल्स होती है और एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलती है मार्केट में। नेक्स्ट है कि अगर नेगेटिव इमेज है कंपनी की या फिर वीक ब्रांडिंग है कंपनी की, तो ये बाधा डालती है ग्रोथ में, और ये अफेक्ट करती है कस्टमर के ट्रस्ट को, और ये भरोसे को, कस्टमर के भरोसे को अफेक्ट करती है, और इससे प्रभाव पड़ता है मार्केट की पोजीशनिंग पे, इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट की पोजीशनिंग पे। अब आगे पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है फिजिकल असेट। तो ये फिजिकल एसेट होते हैं टेंजिबल रिसोर्सेज जो कि कंपनी द्वारा ओन किए जाते हैं और इनका यूज़ किया जाता है ऑपरेशंस के दौरान। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है फैसिलिटीज़। तो एसेट में फैसिलिटी बिल्डिंग आती है, ऑफिसेज आते हैं, फैक्ट्रीज आती है, या फिर कोई फिजिकल स्पेस है जिसमें कि बिजनेस ऑपरेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। तो ये टूल्स होते हैं और मशीन होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम प्रोडक्शन में, डिलीवरी में और सर्विस में। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टेक्नोलॉजी में आते हैं कंप्यूटर, सर्वर या फिर टेक्नोलॉजिकल हार्डवेयर। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। अगर वेल मेंटेन्ड फिजिकल एसेट हैं तो ये एनहेंस करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रिड्यूस करते हैं ये डाउन टाइम, और सपोर्ट करते हैं बिजनेस की ग्रोथ को। नेक्स्ट आता है पुअरली मैनेज असेट। तो ये पुअरली अगर मैनेज्ड है असेट तो ये ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस को लीड करता है कि ऑपरेशन में आपके पास एफिशिएंसी नहीं रह पाएगी और हाइयर मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। सिक्स्थ आता है फैसिलिटीज़। तो ये फिजिकल लोकेशन और स्पेस होते हैं जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक है ऑफिस स्पेस, पहली करेक्टरिस्टिक है। तो इसके जो एरिया होते हैं वो डिज़ाइन और एडमिनिस्टर किए जाते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो इसमें फैक्ट्रीज और वर्कशॉप होती हैं जहाँ पे कि गुड को मैन्युफैक्चर और असेंबल किया जा रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो इसमें वेयर हाउस होते हैं और लॉजिस्टिक हब होते हैं जिसमें कि इन्वेंट्री को हैंडल किया जाता है और इन्वेंट्री की शिपिंग की जाती है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट देख लेते हैं अब इसका। तो एफिशिएंट और वेल लोकेटेड फैसिलिटी है तो ये इम्प्रूव करती है ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को, सपोर्ट करती है लॉजिस्टिक्स को, और ये एनहेंस करती है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को, और ये एनहेंस करती है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को। अब अगर इनएडुकेट फैसिलिटीज़ है तो ये लॉजिकल चैलेंजेस बन के आती हैं, तो ये लॉजिकल चैलेंजेस बन के आती हैं, ऑपरेशन में डिले हो जाता है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से ऑपरेशन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लास्ट इसका एनवायरनमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं और इन्वेस्टमेंट होती हैं जो कि इनोवेशन इनका एम होता है। इसमें प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जाती है और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी की जाती है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसकी पहली करेक्टरिस्टिक है इनोवेशन। तो इसमें एफर्ट्स किए जाते हैं न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए या फिर सर्विस के लिए या फिर कोई न्यू प्रोसेस को डेवलप करने के लिए। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो प्रोसेस होती हैं, इसमें जो प्रोसेस होती है नए प्रोडक्ट की या फिर कंसेप्ट की या फिर कंसेप्ट उठाते हैं हम मार्केट से कोई। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। इसमें है कि इन्वेस्टमेंट करी जाती है न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर ताकि इम्प्रूव कर सकें हम कंपनी के ऑपरेशन को और कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स को बना सके। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है कंपनी के पास, तो ये इनोवेशन लाती है प्रोडक्ट में, एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है कंपनी को और मार्केट लीडरशिप मिलती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इन R&D। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम इन्वेस्टमेंट करी गई है तो इसकी वजह से लॉस हो जाता है कंपेटिटिव एडवांटेज का और कंपनी जो है मिस करती है अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ के लिए। थैंक यू।